जगदीश चंद्र बोस के वायरलेस आविष्कार मार्कोनी के आविष्कारों से पहले के हैं। इस भड़काऊ टिप्पणी को सुनकर मैं फुटपाथ पर वैज्ञानिक चर्चा में लगे प्रोफेसरों के समूह के करीब चला गया। अगर उनके साथ शामिल होने का मेरा मकसद नस्लीय गौरव था तो मुझे इसका अफसोस है। मैं इस बात के सबूतों में अपनी गहरी दिलचस्पी से इनकार नहीं कर सकता कि भारत भौतिकी में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, न कि केवल तत्व मीमांसा में। आपका क्या मतलब है, सर? प्रोफेसर ने विनम्रता पूर्वक समझाया। बोस वायरलेस कोहेरर और विद्युत तरंगों के अपवर्तन को इंगित करने वाले उपकरण का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों का व्यावसायिक रूप से दोहन नहीं किया। उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान अकार्बनिक से कार्बनिक दुनिया की ओर मोड़ लिया। एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के रूप में उनकी क्रांतिकारी खोजें एक भौतिक विज्ञानी के रूप में उनकी मौलिक उपलब्धियों से भी आगे निकल रही हैं। मैंने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे भाई प्रोफेसरों में से एक है। अगले दिन मैं गुरुपार रोड पर मेरे घर के पास स्थित ऋषि से मिलने गया। मैं लंबे समय से उन्हें सम्मानपूर्वक दूर से देखता आया था। गंभीर और शांत रहने वाले वनस्पति शास्त्री ने मेरा शालीनता से स्वागत किया। वो 50 साल के एक सुंदर मजबूत व्यक्ति थे, जिनके घने बाल, चौड़ा माथा और सपने देखने वाले की तरह अमूर्त आंखें थी। उनके स्वरों में सटीकता से पता चलता था कि वे आजीवन वैज्ञानिक आदत रखते थे। मैं हाल ही में पश्चिम की वैज्ञानिक समितियों के एक अभियान से लौटा हूं। उनके सदस्यों ने मेरे द्वारा आविष्कृत नाजुक उपकरणों में गहरी रुचि दिखाई, जो सभी जीवन की अविभाज्य एकता को प्रदर्शित करते हैं। एक बोस क्रेस्कोग्राफ में 10 लाख आवर्धन की विशालता है। माइक्रोस्कोप केवल कुछ हजार गुना बड़ा होता है। फिर भी इसने जैविक विज्ञान को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया। क्रेस्कोग्राफ अनगिनत नजारे खोलता है। आपने पूर्व और पश्चिम को विज्ञान की निराकार भुजाओं में शीघ्रता से शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया है। महोदय, मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। सभी सिद्धांतों को ईमानदारी से प्रयोगात्मक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने की पश्चिमी पद्धति कितनी सराहनीय है। वो अनुभवजन्य प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण के उपहार के साथ साथ चली है, जो मेरी पूर्वी विरासत है। साथ में उन्होंने मुझे लंबे समय से असंवादित प्राकृतिक क्षेत्रों की चुप्पी को तोड़ने में सक्षम बनाया है। मेरे क्रेस्कोग्राफ के सूचक चार्ट 2 सबसे अधिक संदेह करने वालों के लिए सबूत है कि पौधों में एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र और एक विविध भावनात्मक जीवन होता है। प्यार, नफरत, खुशी, डर, खुशी, दर्द, उत्तेजना, स्तब्धता और उत्तेजनाओं के लिए अनगिनत उचित प्रतिक्रियाएं पौधों में जानवरों की तरह ही सार्वभौमिक हैं। प्रोफेसर, आपके आगमन से पहले सभी प्राणियों में जीवन की अनोखी धड़कन केवल काव्यात्मक कल्पना ही लगती थी। एक संत जिसे मैं कभी जानता था, वो कभी फूल नहीं तोड़ता था। क्या मैं गुलाब के पौधे से उसकी सुंदरता का गर्व छीन लूं? क्या मैं अपने अशिष्ट त्याग से उसकी गरिमा को क्रूरतापूर्वक अपमानित करूं? आपके आविष्कारों के माध्यम से उनके सहानुभूतिपूर्ण शब्द अक्षरशः सत्यापित होते हैं। कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीब तरीके से संपर्क करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आओ और क्रेस्कोग्राफ की स्पष्ट गवाही देखो। मैंने कृतज्ञता पूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया और वहां से चला गया। बाद में मुझे पता चला कि वनस्पति शास्त्री ने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और कलकत्ता में एक शोध केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। जब बोस संस्थान खोला गया तो मैंने समर्पण समारोह में भाग लिया। उत्साही सैकड़ों लोग परिसर में टहल रहे थे। मैं विज्ञान के नए घर की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता से मंत्रमुग्ध था। मैंने देखा कि इसका सामने का द्वार दूर के मंदिर से सदियों पुराना अवशेष था। कमल के पीछे फव्वारा, मशाल के साथ एक मूर्तिकृत महिला आकृति ने अमर प्रकाश वाहक के रूप में महिला के प्रति भारतीय सम्मान को व्यक्त किया। बगीचे में एक छोटा मंदिर था जो घटनाओं से परे नॉमिनन को समर्पित था। किसी भी वेदीछवी की अनुपस्थिति से दिव्य अवास्तविकता का विचार सुझाया गया था। इस महान अवसर पर बोस का भाषण संभवतः किसी प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निकला होगा। मैं आज इस संस्थान को केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं, बल्कि एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूं। उनकी श्रद्धापूर्ण गंभीरता भीड़ भरे सभागार में एक अदृश्य आवरण की तरह छा गई। अपनी खोजबीन के क्रम में मैं अनजाने में ही भौतिकी और शरीर क्रिया विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने पाया कि सीमा रेखाएं लुप्त हो रही हैं और सजीव और निर्जीव के बीच
संपर्क बिंदु उभर रहे हैं। अकार्बनिक पदार्थ को निष्क्रिय के अलावा कुछ भी नहीं माना गया। ये असंख्य शक्तियों की क्रिया के तहत रोमांचित था। एक सार्वभौमिक प्रतिक्रिया ने धातु, पौधे और जानवर को एक समान कानून के तहत ला दिया। वे सभी अनिवार्य रूप से थकान और अवसाद की एक ही घटना को प्रदर्शित करते थे, जिसमें ठीक होने और उत्साह की संभावनाएं थी। साथ ही मृत्यु से जुड़ी स्थायी गैर संवेदनशीलता भी थी। इस शानदार सामान्यीकरण से विस्मय से भरकर यह बड़ी उम्मीद के साथ था कि मैंने रॉयल सोसाइटी के सामने अपने परिणामों की घोषणा की, प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित परिणाम। लेकिन उपस्थित शरीर विज्ञानियों ने मुझे सलाह दी कि मैं खुद को शारीरिक जांच तक ही सीमित रखूं, जिसमें मेरी सफलता सुनिश्चित थी, बजाय इसके कि मैं उनके संरक्षण में अतिक्रमण करूं। मैं अनजाने में एक अपरिचित जाति व्यवस्था के दायरे में भटक गया था और इस तरह इसके शिष्टाचार का अपमान किया। एक अचेतन धार्मिक पूर्वाग्रह भी मौजूद था, जो अज्ञानता को आस्था के साथ मिला देता है। यह अक्सर भुला दिया जाता है कि जिसने हमें सृष्टि के इस निरंतर विकसित होते रहस्य से घेर रखा है, उसने हमें प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी पैदा की है। कई वर्षों की गलतफहमी के माध्यम से मुझे पता चला कि विज्ञान के भक्त का जीवन अनिवार्य रूप से अंतहीन संघर्ष से भरा होता है। ये उसके लिए है कि वह अपने जीवन को एक उत्साही भेंट के रूप में पेश करे, लाभ और हानि, सफलता और असफलता को एक मानकर। समय के साथ दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिक समाजों ने मेरे सिद्धांतों और परिणामों को स्वीकार किया और विज्ञान में भारतीय योगदान के महत्व को पहचाना। क्या कोई छोटी या सीमित चीज कभी भारत के मन को संतुष्ट कर सकती है? एक सतत जीवंत परंपरा और कायाकल्प की एक महत्वपूर्ण शक्ति द्वारा इस भूमि ने अनगिनत परिवर्तनों के माध्यम से खुद को फिर से समायोजित किया है। हमेशा ऐसे भारतीय उभरे हैं जिन्होंने समय के तात्कालिक और आकर्षक पुरस्कार को त्याग कर जीवन में सर्वोच्च आदर्शों की प्राप्ति की कोशिश की है, निष्क्रिय त्याग के माध्यम से नहीं, बल्कि सक्रिय संघर्ष के माध्यम से। जिस कमजोर व्यक्ति ने संघर्ष से इनकार कर दिया है, उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। उसके पास त्याग करने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल वही व्यक्ति जिसने प्रयास किया है और जीता है, वो अपने विजयी अनुभव के फल प्रदान करके दुनिया को समृद्ध कर सकता है। बोस प्रयोगशाला में पदार्थ की प्रतिक्रिया पर पहले से ही किए गए कार्य और वनस्पति जीवन में अप्रत्याशित खुलासों ने भौतिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी जांच के बहुत विस्तृत क्षेत्र खोल दिए हैं। अब तक अघुलनशील मानी जाने वाली समस्याओं को अब प्रायोगिक जांच के दायरे में लाया गया है। लेकिन कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे द्वारा डिजाइन किए गए अति संवेदनशील उपकरणों और तंत्रों की लंबी बैटरी, जो आज प्रवेश द्वार में अपने केस में आपके सामने खड़ी है, वे आपको भ्रामक प्रतीत होने वाली वास्तविकता को समझने के लिए किए गए लंबे प्रयासों के बारे में बताते हैं, जो अदृश्य बनी हुई है। निरंतर परिश्रम और दृढ़ता और मानवीय सीमाओं को पार करने के लिए आवश्यक संसाधनशीलता के बारे में। सभी रचनात्मक वैज्ञानिक जानते हैं कि असली प्रयोगशाला मन है, जहां भ्रम के पीछे वे सत्य के नियमों को उजागर करते हैं। यहाँ दिए जाने वाले व्याख्यान केवल दूसरे हाथ के ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं होंगे। वे इन हॉलों में पहली बार प्रदर्शित नई खोजों की घोषणा करेंगे। संस्थान के कार्यों के नियमित प्रकाशन के माध्यम से ये भारतीय योगदान पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी कोई पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की भावना ये मांग करती है कि हमें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ज्ञान का उपयोग करने के अपमान से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्थान की सुविधाएं जहां तक संभव हो सभी देशों के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध हों। इस तरह मैं अपने देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। 25 शताब्दियों पहले भारत ने नालंदा और तक्षशिला में अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में दुनिया के सभी हिस्सों से विद्वानों का स्वागत किया था। यद्यपि विज्ञान न तो पूर्व का है और न ही पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वभौमिकता के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय है, फिर भी भारत महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। 5 ज्वलंत भारतीय कल्पना, जो कि विरोधाभासी तथ्यों के ढेर से भी नया क्रम निकाल सकती है, एकाग्रता की आदत से नियंत्रित रहती है। ये संयम मन को असीम धैर्य के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। वैज्ञानिक के अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या धैर्य वास्तव में भारत का पर्याय नहीं है, जो समय और इतिहासकारों को समान रूप से भ्रमित करता है? मैं अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन के तुरंत बाद फिर से गया।
महान वनस्पति शास्त्री अपने वादे को याद करते हुए मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। मैं इस फर्न पर क्रेस्कोग्राफ लगाऊंगा। इसका आवर्धन बहुत जबरदस्त है। अगर घोंघे की रेंगने की क्रिया को भी उसी अनुपात में बड़ा किया जाए तो वो प्राणी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। मेरी निगाह उत्सुकता से स्क्रीन पर टिकी थी, जिस पर फन की बढ़ी हुई छाया दिखाई दे रही थी। सूक्ष्म जीवन गतिविधियां अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मेरी मुग्ध आंखों के सामने पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। वैज्ञानिक ने फर्न की नोक को एक छोटी धातु की छड़ से छुआ। विकसित हो रहा मुंह का अभिनय अचानक रुक गया। छड़ हटाते ही वाक्पटुलय फिर से शुरू हो गई। बोस ने टिप्पणी की, आपने देखा कि कैसे कोई भी बाहरी हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए हानिकारक है। देखो, मैं अब क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर एक मारक दवा दूंगा। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने सभी विकास को रोक दिया। मारक पुनर्जीवित करने वाला था। स्क्रीन पर विकासवादी हाव भाव ने मुझे फिल्म की कहानी से भी अधिक मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरे साथी यहां खलनायक की भूमिका में ने फर्न के एक हिस्से में एक तेज औजार घुसाया। दर्द का संकेत ऐंठन वाली फड़फड़ाहट से था। जब उसने तने के बीच से एक उस्तरा आंशिक रूप से गुजारा तो छाया हिंसक रूप से उत्तेजित हुई। फिर मृत्यु के अंतिम विराम के साथ खुद को शांत कर लिया। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म करके मैंने एक सफल प्रत्यारोपण किया। आमतौर पर जंगल के ऐसे राजा स्थानांतरित होने के बाद बहुत जल्दी मर जाते हैं। जीवन रक्षक पैंतरेबाजी को याद करते हुए जगदीश खुशी से मुस्कुराए। मेरे नाजुक तंत्र के ग्राफ ने साबित कर दिया है कि पेड़ों में एक परिसंचरण तंत्र होता है। उनके रस की गति जानवरों के शरीर के रक्तचाप के अनुरूप होती है। रस का चढ़ना आमतौर पर उन्नत यांत्रिक आधारों जैसे केशिका आकर्षण पर समझाया नहीं जा सकता है। इस घटना को जीवित कोशिकाओं की गतिविधि के रूप में क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से हल किया गया है। पेरिस्टाल्टिक तरंगे एक बेलनाकार ट्यूब से निकलती है जो एक पेड़ के नीचे तक फैली हुई है और एक वास्तविक हृदय के रूप में कार्य करती है। जितना अधिक हम गहराई से समझते हैं उतना ही अधिक स्पष्ट प्रमाण बनता है कि एक समान योजना हर रूप को विविध प्रकृति में जोड़ती है। महान वैज्ञानिक ने एक अन्य बोस उपकरण की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर प्रयोग करके दिखाऊंगा। धातुओं में जीवन शक्ति उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिकूल या लाभकारी प्रतिक्रिया करती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दर्ज करेंगे। मैं बहुत ही तल्लीनता से उस ग्राफ को देख रहा था जो परमाणु संरचना की विशिष्ट तरंगों को रिकॉर्ड करता था। जब प्रोफेसर ने टिन पर क्लोरोफॉर्म लगाया तो कंपन लेखन बंद हो गया। धातु के धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आने पर वे फिर से शुरू हो गए। मेरे साथी ने एक जहरीला रसायन छिड़का। टिन के कांपते सिरे के साथ ही सुई ने नाटकीय ढंग से चार्ट पर मृत्यु सूचना लिख दी। बोस उपकरणों ने यह प्रदर्शित किया है कि कैंची और मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले स्टील जैसे धातु थकान के अधीन होते हैं और समय समय पर आराम करके दक्षता हासिल कर लेते हैं। विद्युत धाराओं या भारी दबाव के कारण धातुओं में जीवन नाड़ी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है या यहां तक कि वो बुझ भी जाती है। मैंने कमरे में चारों ओर असंख्य आविष्कारों को देखा जो अथक प्रतिभा के स्पष्ट प्रमाण थे। सर, ये दुखद है कि आपके अद्भुत तंत्रों के पूर्ण उपयोग से बड़े पैमाने पर कृषि विकास में तेजी नहीं आ रही है। क्या पौधों की वृद्धि पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रभाव को इंगित करने के लिए उनमें से कुछ को त्वरित प्रयोगशाला प्रयोगों में नियोजित करना आसानी से संभव नहीं होगा? आप सही कह रहे हैं। बोस के उपकरणों का अनगिनत उपयोग भविष्य की पीढ़ियों द्वारा किया जाएगा। वैज्ञानिक को शायद ही कभी समकालीन पुरस्कार का पता चलता है। रचनात्मक सेवा का आनंद लेना ही पर्याप्त है। अथक ऋषि के प्रति अप्रतिबंधित कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैंने विदा ली। मैंने सोचा, क्या उनकी प्रतिभा की अद्भुत उर्वरता कभी समाप्त हो सकती है? वर्षों के साथ कोई कमी नहीं आई। एक जटिल उपकरण रेजोनेंट कार्डियोग्राफ का आविष्कार करने के बाद बोस ने असंख्य भारतीय पौधों पर व्यापक शोध किया। उपयोगी दवाओं का एक विशाल अप्रत्याशित फार्माकोपिया सामने आया। कार्डियोग्राफ को एक अचूक सटीकता के साथ बनाया गया है जिसके द्वारा एक सेकंड का सिवा हिस्सा ग्राफ पर दर्शाया जाता है। रेजोनेंट रिकॉर्ड पौधे, जानवर और मानव संरचना में अत्यल्प स्पंदन को मापते हैं। महान वनस्पति शास्त्री ने भविष्यवाणी की थी कि उनके कार्डियोग्राफ के उपयोग से जानवरों के बजाय पौधों पर विविसेक्शन होगा। उन्होंने बताया कि एक पौधे और एक जानवर को एक साथ दी गई दवा के प्रभावों की रिकॉर्डिंग ने आश्चर्यजनक रूप से एकमत परिणाम दिखाया है। मनुष्य में जो कुछ भी है
वो पौधे में पहले से ही मौजूद है। वनस्पति पर प्रयोग मानव पीड़ा को कम करने में योगदान देगा। कई वर्षों बाद बोस के पौधों से जुड़े अग्रणी निष्कर्षों की पुष्टि अन्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई। 1938 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किए गए कार्य की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस प्रकार दी। पिछले कुछ वर्षों में यह निर्धारित किया गया है कि जब तंत्रिकाएं मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश संचारित करती हैं, तो सूक्ष्म विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। इन आवेगों को नाजुक गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा गया है और आधुनिक प्रवर्धन उपकरणों द्वारा लाखों गुना बढ़ाया गया है। अब तक जीवित जानवरों या मनुष्यों में तंत्रिका तंतुओं के साथ आवेगों के मार्गों का अध्ययन करने के लिए कोई संतोषजनक तरीका नहीं मिला था, क्योंकि ये आवेग बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं। डॉक्टर के एस कोल और एच.जे. कर्टिस ने बताया कि उन्होंने पाया है कि मीठे पानी के पौधे निटेला की लंबी एकल कोशिकाएं, जिनका इस्तेमाल अक्सर गोल्डफिश के कटोरे में किया जाता है, वस्तुतः एकल तंत्रिका तंतुओं की कोशिकाओं के समान होती है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि उत्तेजित होने पर निटेला तंतु विद्युत तरंगों का प्रसार करते हैं, जो जानवरों और मनुष्यों में तंत्रिका तंतुओं के समान ही होती है, सिवाय वेग के। पौधे में विद्युत तंत्रिका आवेग जानवरों की तुलना में बहुत धीमे पाए गए, इसलिए इस खोज को कोलंबिया के श्रमिकों ने तंत्रिकाओं में विद्युत आवेगों के मार्ग की धीमी गति की तस्वीरें लेने के साधन के रूप में अपनाया। इस प्रकार निटेला का पौधा मन और पदार्थ की सीमा के निकट स्थित गुप्त रहस्यों को जानने के लिए एक प्रकार का रोसेटा पत्थर बन सकता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के आदर्शवादी वैज्ञानिक के एक सच्चे मित्र थे। मधुर बंगाली गायक ने उन्हें संबोधित करते हुए ये पंक्तियां कही थी: उठो, जागो, उस व्यक्ति को पुकारो जो अपने शास्त्रों का बखान करता है। व्यर्थ के पांडित्यपूर्ण झगड़ों से उस मूर्ख शेखी बघारने वाले को बुलाओ कि वह प्रकृति के मुख पर इस विशाल पृथ्वी पर आगे आए। अपने विद्वान समूह को ये पुकार भेजो, तुम्हारी अग्नि के चारों ओर सब इकट्ठे हो जाओ, तो हमारा भारत, हमारी प्राचीन भूमि अपने आप में लौट आए, ओ एक बार फिर से दृढ़ कर्म पर लौट आए। कर्तव्य और भक्ति के लिए अपने गंभीर ध्यान की समाधि में उसे एक बार फिर से शांत, लोभ रहित, कल रहित, शुद्ध, ओ एक बार फिर से अपने ऊंचे आसन और मंच पर सभी देशों की शिक्षिका के रूप में विराजमान होने दो।